दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। आज हम इतिहास के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है आरंभिक मानव की खोज। इसमें एक बच्चे का चित्र है और एक रेल यात्रा कर रहा है और इसने अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन सोचे हैं और उसी के आधार पर आपका पूरा चैप्टर है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें शिकारी, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इन इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुममें ऐसे गुण और ज्ञान हैं? खेत शिकारी, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि जब साधन नहीं थे तो क्या लोग नहीं जाते थे इधर उधर, तब भी जाते थे। और लोग उस समय कैसे अपने जीवन निर्वाह करते थे, पशु पक्षियों पर निर्भर रहते थे अपने भोजन के लिए। जानवर खतरनाक भी होते हैं, इसलिए उनसे बच के रहना भी जरूरी होता था। तो उसी हिसाब से वो लोग अपना काम करते थे और अपने शिकार के प्रति, अपने भोजन के प्रति अपने आप को उसके पीछे लगाते थे। तो इसी में बता रहे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं है। आगे देखते हैं। 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से भी मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आपने देखा कि यहाँ पे इसने बताया कि लोग अगर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। उन्हें खाना ढूंढना होता था, जानवरों के पीछे जाना होता था कि वे कहाँ पे जानवर मिलेंगे जहाँ पे उनका शिकार कर सकें,
पेड़ पौधों में भी अलग अलग समय पे ही फल फूल आते हैं, तो उसके हिसाब से भी उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होता था कि वहाँ पे रहें जहाँ पेड़ पौधों में फल फूल मिले। नदियों में मौसम के अनुसार जैसे गर्मी है तो वहाँ पे तमाम सारी झीलें सूख जाती हैं या तमाम जगहों पे पानी नहीं हो मिल पाता है, तो इसलिए भी उनको यहाँ से इधर उधर आना जाना पड़ता था। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर में स्कूल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? यह आज के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके समय इस काम को करने में क्या समय लगेगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब ये आपको इसमें आगे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी पुराने आदिवासी थे, मानव थे, बिल्कुल जिन्होंने सभ्यता के शुरुआत में अपने आप को इस धरा पे उतारा था, वो उनके बारे में हम आज कैसे जान पाते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हथियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये कुछ हथियार उस समय के होते थे जो कि आज देखने में लगेगा कि ये क्या चीज़ है, तो कोई पत्थर जैसा है, लेकिन उस समय ये हथियार थे और इन्हीं के प्रयोग से वो अपना शिकार करते थे और जीवन निर्वाह करते थे। आगे देखते हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि क्या इसमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। आपको सोचना है कि पत्थर किस किस काम आ सकते हैं। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हथियार और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुंह लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मतलब इसमें बता रहा है कि उसका क्या क्या काम था। उससे वो फल फूल काटते थे, हड्डियां और मांस को काटते थे, पेड़ों की छाल उतारते थे, ये उनका उपयोग होता था। यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे की दिया हुआ है उसने, पत्थर के औजार, ये इसके बारे में है, ये कौन कौन से पत्थर कब मिले थे और पत्थरों का उपयोग यहाँ पे है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे पेड़ है इसको ये छील रहा है, फिर इधर भी ये इसे कर रहा है। ये सब इसने पत्थरों का यहाँ पे उपयोग बताया हुआ है। हम आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अभी बोल रहे हैं मानचित्र 2 को देखिए, और मानचित्र 2 ये आपके पास में है, आप इसको देखिए। ये मानचित्र 2 है। यहाँ पे इसके बारे में ये कुछ जानकारियाँ देगा और इसको हम देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुरजहोम है, यहाँ पे मेहरगढ़ है, यहाँ पे चिरांद है, यहाँ पे कुलडेहवा है, महादहा है, भीमबेटका है, फिर आगे यहाँ पे कुरनेल की गुफाएं हैं, पय्यमपल्ली है, यहाँ दाऊजली हंडी का, ऐसे मतलब ये यहाँ पे क्या जैसे क्या चीज़ पाए जाते हैं ये यहाँ पे इसने बताया है। आगे चलते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को लोग उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आज का समय का ही संदर्भ है। उस समय भी जहाँ पे कोई भी काम शुरू कर दिया जाता था तो वो उद्योग जैसे वहाँ पे भी प्रतीत होने लगता था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता था। वहाँ पे
पत्थर होते थे, तो इसीलिए वहाँ वो अपने आप को बसाते थे और बड़े बड़े अपने जो भी औजार बनाने होते थे वो उसको बनाते थे। तो उसको भी उद्योग का स्थल का नाम दिया जा सकता है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। यहाँ पे आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इसमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में रहते इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। अब ये यहाँ पे एक चित्र इसने दिया हुआ है, ये तमाम पत्थर वगैरह हैं और भीमबेटका की गुफाएं इसी में के अंदर हैं। ये इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इसमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके निवास स्थल में आप कहाँ पे रहते हैं आज के समय में, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद ये पूरा स्थल की परिभाषा दे रहा है, पूरा स्थल के बारे में बता रहा है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कहने का है कि पुराने समय में जहाँ लोग रहते थे, सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन उनके जो सामान रहे होंगे वो आज भी मिल जाते हैं, खुदाइयों में मिलते हैं तमाम सारी जगहों पे। तो जहाँ पे सामान मिलते हैं उन्हीं को ही पुरास्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा स्थल के बारे में बता रहा है, कहाँ कैसे ये मिलते थे, और ये आगे अध्याय में बताएगा, अब इसको डिटेल करेगा, तो वहाँ पे इसको हम देखेंगे। आगे है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यहाँ पे सल्क शब्द आया हुआ है। सल्क का मतलब पतली पतली छिलके कह सकते हैं आप। सल्क का मतलब होता है पतले पतले छिलके निकाले जाया करते थे जिससे उनको एक अच्छा आकार दिया जा सके। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। इसमें भी वही था कि एक सिरे को दबाते थे, दूसरे सिरे पर टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों से निकालते रहते थे और वो उनके मनचाहे हथियार के रूप में बदला जाता था। तो एक तरफ वो मोटा रहता था, एक तरफ पतला हो जाता था, तो हथियार के रूप में होता था। जैसे आप यहाँ पे बगल में देख रहे हैं कि ये हथियार को बना रहा है। यहाँ पे दूसरे पत्थर से इस पत्थर पे वो अपने दूसरे पत्थर से मार रहा है, तो इस पर छोटे छोटे सल्क छोटी छोटी इसमें से निकलेंगी। तो ये देखिए आगे की तरफ नुकीला होता जा रहा है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है। आगे देखते हैं आग की खोज। सोचिए जब आग नहीं रही होगी तब लोगों की क्या स्थितियाँ रही होंगी। तो इसके बारे में बता रहा है कि जब आग की खोज हुई, मानचित्र जो दो आपने भी देखा में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। उसने भी पूछा था कुरनूल की गुफाएं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं हैं। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इसको मैप उठाइए और वहाँ पे आप देखिए कि आधुनिक संदर्भ में किस राज्य में पड़ रहा है। ये आपके काम आएगा। ये आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ पे आप देखिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आग के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसने दिया। उसके बाद में आगे चलते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों।
साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी एक झलक दे रहा है, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पुराने समय और सबके बारे में एक झलक ही दी जा रही है, बहुत डिटेल नहीं दिया जा रहा। आगे के कक्षाओं में ये आपको डिटेल में इसी चीज़ को देगा, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में नाम और तिथियों के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा है। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों यानी पुरा प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत बड़े होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। आमतौर पर यहाँ थोड़ी सी फिर से ध्यान दीजिएगा, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुहर लगे हाथिये और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ये हाशिया है, आपके समय आज देखते होंगे हाशिया का प्रयोग किया जाता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में नवपाषाण युग के बारे में आप पढ़ेंगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, ये आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है। नवपाषाण मतलब जो जल्दी अभी है उसके बारे में की बात कर रहा है। मतलब जब इसने प्राचीन काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो उसमें से जो सबसे नज़दीक का था वो नवपाषाण युग था, और उसके पहले उसने जब डिवाइड किया था तो आरंभिक में, मध्य में और उत्तर में किया था। ये आपका एक डिवीजन है। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते थे और कब पककर तैयार थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अब ये यहाँ पे जो बता रहा है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बैठाते थे, पुरुष महिलाएं क्या साथ में काम करते थे, अलग अलग करते थे, या कौन सा काम किसके लिए बटा होता था, किस पे कौन काम करता था, ये यहाँ इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे शुतुरमुर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया जा रहा है कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। ये यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है। फिर आगे देखते हैं हुक्सी का सूक्ष्म चित्रण। हुक्सी एक जगह है, यहाँ पे एक है, हम इसको आपको दिखाते हैं मैप में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हुक्स है, यहाँ पे है कृष्णा नदी के किनारे पे। इसी के थोड़ी दूर पे कर्नूल की गुफाएं थी, दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये यहाँ पे हुक्सी है, आपको मैप इसको ध्यान रखना है, इसको लोकेट करके रखना है।
मानचित्र 2 पर जहाँ के हमने आपको उसको दिखा दिया है, यहाँ पर पुरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? यहाँ पे एक छोटी सी और जानकारी दे रहा है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। अब आपका काम है कि आप मैप निकालिए, आप पास मैप की एक बुक होनी चाहिए, वहाँ पे आप फ्रांस को ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, जैसा कि नीचे चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। एक फ्रांस में मिला है गुफा में ये चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सोरों के गहरे चमकीले चित्रों से चित्रित किया गया है। इन रंगों में को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का और कोई कारण बता सकते हो? अब यहाँ पे ये तो बता ही रहा है, बाकी आप सोच सकते हैं कि उस समय इन जिन जानवरों के चित्र बनाए जाते थे, इसका मतलब है कि ये लोग इन जानवरों से भली भांति परिचित थे, और शायद इनका उपयोग उस समय भी, आज के समय जैसे अंधविश्वास चलता है, उस समय भी अंधविश्वास ऐसा कुछ रहा हो, और उस समय भी इन जानवरों को एक अंधविश्वास के चलते बलि के लिए यूज किया जाता रहा हो, या इनके और काम तो रहे ही होंगे, खाने पीने में यूज किए जाते रहेंगे। लेकिन अगर इनका कहीं पे चित्र इस तरह से उत्कीर्ण किया जा रहा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है बलि में यूज किया जाता रहा, हो सकता है इनका कृषि में यूज करना शुरू किए रहे हो, या ये हो सकता है कि उन्होंने पालना शुरू किया हो, उनको इनसे और कुछ अपने दूध वगैरह ले रहे हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन और फिर इसमें लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था, तो ये भी मतलब एक उन्नत तकनीकी को दर्शाता है कि इनके पास एक उन्नत तकनीकी थी। अब इस चित्र को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक इस तरह से बना हुआ है जानवर, फिर एक इधर से बना हुआ है। इनकी चित्रकारी भी उस समय अच्छी हुआ करती थी। अब आगे इसमें चैप्टर के अंत में इसने उपयोगी शब्द दिया हुआ है, शिकारी, खाद्य संग्राहक। आप इसको समझ ही रहे हैं, शिकार करते थे, अपने खाद्य सामान को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा करते थे, उसीलिए उन्हें शिकारी, खाद्य संग्राहक कहा जाता था, क्योंकि अपने खाने के सामानों को सिर्फ शिकार से इकट्ठा कर पाते थे। पुरास्थल मतलब जहाँ से प्राचीन काल के अवशेष मिल रहे हैं उन्हें पुरास्थल कहते हैं। उद्योग स्थल, जहाँ पे आज के समय जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं उसको उद्योग स्थल कहा जाता है। वैसे आवासीय स्थल, जहाँ अपने रहने के लिए आवास अपना घर बनाते थे। पुरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मतलब पुराने समय को, पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा, तो ये इस समय का था। और यहाँ पे ये कुछ तिथियाँ दे रहा है। मध्य पाषाण युग कब से कब तक था, 12,000 साल से 10,000 साल पहले का समय था। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन दे रहा है, इसको आपको देखना चाहिए। आपको इसको चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, और हमें कहूँगा कि आपको इसको लिखने का कोशिश करना चाहिए। जब आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखना का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आगे मेंस में काम आएगा। अब जैसे आप देखेंगे कि आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे, वह औजार किस चीज़ से बना होगा। अब आप इसको जब लिखने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में तो आप सोचेंगे कि क्या लिखें, जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके पास ये आएगा कि आपको क्या लिखना है। फिर जैसे इसमें शिकारी, खाद्य संग्राहक, आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए क्या करते थे, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। इसको भी आपको लगता होगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सिंपल नहीं है, इसको लिखना भी आसान नहीं है। इसलिए आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर 2 खत्म होता है, और हम अगले वीडियो में चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। और तब तक आपसे यही है कि आप इस चैप्टर को पढ़ करके और इसके जो भी नोट्स आप बना सकते हैं, नोट्स को बनाइए। अभी हम इसको इसी फॉर्म में ऐसे ही पढ़ के ही चलेंगे।
बहुत ज़्यादा नोट्स पे नहीं विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि अभी नोट्स के लिए है भी नहीं बहुत ज़्यादा कुछ, और जो है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ। बाकी बाद में इसको जब और डिटेल में इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिवाइड करके अपर के लिए जब पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ें आपको दूंगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका ये इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें बल देता है कि हम आपके लिए और अच्छा करें। तो ये आपसे रहेगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।